हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो मेरा नाम किरण है और मैं पिछले 2 सालों से कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका एचटेट पीजीटी कॉमर्स का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डेफिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, तो डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं। कुछ अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रिंसिपल होते हैं कुछ सिद्धांत, और ये सिद्धांत हमें क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग के भी क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स हैं, जो कि जब भी हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करने होते हैं, इन जनरल रूल्स को फॉलो यहाँ पे करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बेसिकली 2 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये 11 होते हैं, जिसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। इसके साथ साथ अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो ये बेसिकली 4 होती है, जिसमें कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये सारी यहाँ पे शामिल की जाती है। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जगह पे हमारे आएंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आ रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। चलिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए कोई भी बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो बिजनेस करने का मोटिव हमारा क्या होता है कि हम उस बिजनेस को लॉन्ग रन तक लेके जाएंगे, यानी कि वो बिजनेस कैसा चलेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है कि हमारा बिजनेस जो है वो एक लंबे समय तक चलेगा, और हम उसको जल्दी ही क्या नहीं करने वाले हैं, लिक्विडेट, यानी कि इसको समाप्त नहीं करने वाले हैं, उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको ख़त्म नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है, और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो एसेट्स हैं उनका हम वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हम वो किस कॉस्ट पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर करते हैं। कि ये जो बेसिक बातें हैं ये आपको याद रखनी है कि किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर असेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। तो आप कह सकते हो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जो डिप्रिशिएशन लगाया जाता है वो भी इसी के अकॉर्डिंगली ही लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि समरूपता लेके आना किसी चीज़ में। तो यहाँ पे हम समरूपता किस में लेके आएंगे, जो भी हम अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, उसमें आपको यहाँ पे क्या लेके आना है, कंसिस्टेंसी लेकर के आनी है। अब कंसिस्टेंसी कैसे हो सकती है, मान लीजिए आप पहले साल आप मेथड यूज़ कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड किसका होता है, डेप्रिशिएशन का ये मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और सेकेंड ईयर आपने क्या किया, आपने डिमिनिशिंग मेथड को यूज़ किया। ठीक है, अगर आप पहले साल स्ट्रेट लाइन फिर डिमिनिशिंग को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कहीं से कंसिस्टेंसी दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है। क्यों, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे तो आप कंपेयर यहाँ पे नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए फिर से आपने तीसरे साल स्ट्रेट लाइन यूज़ किया और फिर चौथे साल आपने डिमिनिशिंग यूज़ किया, तो आप यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके जो मेथड है वो सारे के सारे सेम यहाँ पे नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आप मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो सेम मेथड आपको हर साल के लिए यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आप डेटा को इजीली क्या कर पाओगे, यहाँ पे कंपेयर कर पाओगे। उससे अगर कोई भी कंक्लूज़न निकालना है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। आपने पढ़ा था कल कि आपके पास दो बेसिस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस, जिसमें आपके पास जब कैश आएगा तभी आप क्या करोगे, उसकी एंट्री करोगे। दूसरा होता है एक्रूवल। ये क्या कहता है कि आपके पास चाहे कैश आए या ना आए, जब आपने माल के लिए सौदा कर लिया है तभी आपका क्या हो गया, यहाँ पे वो पेमेंट डन मानी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। तो ये इसमें क्या कहा गया है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन द रिलेटेड पेमेंट आर रिसीव्ड और मेड। कि जब वो होते हैं, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तभी उसको क्या माना जाएगा कि वो बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन यहाँ पे बन जाती है, ना कि हम उसको तब ट्रांजेक्शन मानेंगे जब हमें उसके लिए पेमेंट मिल रही है। आप क्या करते हो, या तो पेमेंट क्या करते हो, देते हो, किसी को दे रहे हो, या फिर आपको पेमेंट मिल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर लिया है तभी क्या माना जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन हो चुका है। पेमेंट अगर बाद में रिसीव हो रही है तो उस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इम्पोर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम पेमेंट लेंगे नहीं, हम पेमेंट लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम डे ही यहाँ पे दिखा देंगे। तो नेक्स्ट क्या कहा गया है पे, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग एंड इट इज़ फंडामेंटल टू द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल है। क्यों, क्योंकि सारा माल ही हम कैश में तो सेल नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, कुछ माल क्रेडिट में भी सेल करते हैं। तो जिस दिन हमने क्रेडिट में सेल कर दिया, उसी दिन हम क्या मान लेंगे कि हमारा माल सेल हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए एक पिक्चर है, पिक्चर के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि बिजनेस अलग है और ओनर यहाँ पे अलग होते हैं। ये दोनों कैसे हैं, सेपरेट। हम इन दोनों को सेम नहीं मान सकते हैं इस कंडीशन में। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनर जो होता है वो बिजनेस के लिए कैसा होता है, एक क्रेडिटर की तरह होता है। ठीक है, यानी कि एक लेनदार की तरह होता है, और जिसके बदले में ये क्या लेता है, ये डिविडेंड लेता है। डिविडेंड ये यहाँ पे लेता है क्योंकि इसने क्या लगाई होती है, अपनी जो कैपिटल है वो बिजनेस में लगाई हुई होती है, इसलिए इस कैपिटल के बदले में इसको जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसको ओनर का लॉस नहीं माना जाएगा, उसको किसका लॉस माना जाएगा, सिर्फ बिजनेस का ही लॉस माना जाएगा। और अगर लॉस की कंडीशन में अगर कुछ बेचना भी पड़ता है तो जो भी इस बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टी है सिर्फ उनको सेल किया जाएगा, ना कि जो ओनर के पास पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको सेल किया जाएगा। ठीक है, अगर ये इसमें से कुछ पैसा निकालता भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ड्रॉइंग यहाँ पे बोला जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई हुई है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स बिजनेस। ठीक है, तो ओनर से अलग होता है ये। देयरफॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द इवन द सिंपलेस्ट बिजनेस सोल ट्रेडर मस्ट बी कीप्ड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर और ओनर्स। देखिए बिजनेस क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। अब बिजनेस की हम कहते हैं कि ये कैसा एक होता है, बिजनेस कैसा माना जाता है इसको, आर्टिफिशियल एंटिटी। बिजनेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एंटिटी यहाँ पे बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल एंटिटी होने का मतलब क्या होता है कि ये अपने सारे काम कैसे करता है, खुद करता है। इसकी क्या होती है, अपनी एक कॉमन सील होती है जिसको हम मोहर कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, साइन करते हैं पर्टिकुलर, हर पर्सन का अलग साइन होता है। ऐसे ही कंपनी की क्या होती है, हर कंपनी की अलग से सील होती है। तो जो भी कंपनी काम करती है तो उसके लिए अपनी जो मोहर है उसको यहाँ पे यूज़ करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना है, सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने हैं जिनको हम मनी के रूप में यहाँ पे शो कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के रूप में मेज़र नहीं कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अब अगर हम कहें कि हमारा मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, स्किलफुल है, तो क्या हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हम इसको मनी के रूप में मेज़र यहाँ पे नहीं कर सकते हैं।
अगर हम ये कहें कि हमारे पास क्या है, 20 चेयर्स हैं, हमारे पास 5 फर्नीचर हैं, तो क्या हम इनको लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम इनको मनी के रूप में मेज़र करें कि 20 चेयर्स हैं, उनका वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2000 है, 5 फर्नीचर है, उनका वैल्यू यहाँ पे 10,000 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अब हम इनको 2000 और 10,000, तो अब हम ये मनी के रूप में मेजरमेंट हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इनको अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारा बिजनेस एक लॉन्ग रन तक यहाँ पे चलता रहेगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि लंबे समय तक हमारा बिजनेस यहाँ पे चलेगा। लेकिन लंबे समय तक अगर हमारा बिजनेस चलेगा, अगर हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं, जैसे हम कहते हैं हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो प्रिपेयर करेंगे, तो क्या हम जो लंबे समय तक चलेगा उस टाइम का हम वेट करेंगे कि जिस दिन हम हमारे बिजनेस का लिक्विडेशन करेंगे उसी दिन हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट और लॉस का मेजर करेंगे? तो ऐसा तो हम नहीं करते, क्योंकि ये ना तो इन्फॉर्मेशन बिजनेस के लिए यूज़फुल होती है और ना ही बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टी के लिए। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पीरियड यहाँ पे डिसाइड कर दिया, जो कि कितने का होता है, बेसिकली 12 मंथ का ये पीरियड होता है। ठीक है, 12 मंथ, या फिर हम इसको 1 ईयर भी बोल सकते हैं। और हम इसको अप्रैल 1 से यहाँ पे शुरू करते हैं और 31 मार्च तक यूजुअली ये होता है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है, पर हम ये मान के चलते हैं कि यूजुअली ये वाला जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आरबीआई का अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक शुरू होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आरबीआई का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, वो आपको हमें यहाँ पे बताना है। तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड की। तो ये अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे क्या कहता है कि बेसिकली जो हमारा पीरियड है वो कितने का होता है, यहाँ पे 12 मंथ का होता है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग होता है। अभी 12 मंथ का क्यों होता है, क्योंकि 12 मंथ में आप अपने जो बुक्स हैं उनको आप चेक कर सकें कि पर ईयर आपने कितना यहाँ पे प्रॉफिट और कितने आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे हुए हैं, इस चीज़ को आप मेज़र कर सकें। इसके बेसिस पर आप क्या कर सकें, फिर आपके जो फ्यूचर है, फ्यूचर के प्लान यहाँ पे डिसाइड कर सकें। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये भी किसके लिए यूज़ होता है, बेसिकली असेट्स के लिए। असेट्स के बारे में क्यों हम कहते हैं, क्योंकि जो हमारी एसेट्स होती हैं, जिस दिन हमने ख़रीदा, मान लीजिए आपने ख़रीदा था 1 जनवरी 2020 को, आपने कोई असेट्स खरीदी थी 20,000 में। आज उसकी वैल्यू यानी कि 2023 में उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 1 लाख। हो सकता है उसकी वैल्यू घट करके आज की डेट में हो गई हो 2,000। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है कि जो भी आपकी एसेट्स है उसका आप वैल्यूएशन किस पे करोगे, या तो कॉस्ट पे करोगे यानी कि जो आपकी इनिशियली आई थी, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जो उसकी ऐतिहासिक लागत थी उस पर आप यहाँ पे इनका वैल्यूएशन करोगे। और इसी वैल्यूएशन के आधार पर आप क्या करोगे, इन पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे। चाहे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो चाहे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ क्या करता है कि जो एसेट्स है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी क्या आई थी, सिर्फ ये मैटर करता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है ये हमें याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी चीज़ के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हमारे जो ये ड्यूअल एस्पेक्ट है ये भी क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। इसमें दो एस्पेक्ट ये लेके
चलता है, दो पहलू लेके चलते हैं जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल यहाँ पे होते हैं। इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो हमारी एसेट्स है वो कैसी होती है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल यहाँ पे होती है। और अगर हमें कैपिटल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। अब आप कहोगे एसेट्स में से ही लाइबिलिटीज को माइनस क्यों किया, लाइबिलिटीज में से एसेट्स को क्यों नहीं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ एसेट्स एक्स्ट्रा हैं और लाइबिलिटी हमारी क्या है, कम है, तभी तो हमारा कैपिटल निकल के आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, कि हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम यहाँ पे 2 खातों को क्या करता है, यहाँ पे इफेक्ट करता है। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है बोथ साइड का वो इक्वल रहेगा। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और जिसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे क्या कहता है कि यू शुड ओनली रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन इट इज बीन अर्नड, नॉट व्हेन रिलेटेड कैश इज कलेक्टेड। ये हमने एक्रूवल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, ये देखिए ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। एक्रूवल कॉन्सेप्ट भी हमें क्या कहता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन दे रिलेटेड पेमेंट आर रिसीव्ड और मेड। जब वो हो रहे हैं तभी उनको क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है, ना कि उनकी पेमेंट जब हमें रिसीव हो रही है या फिर हम उनको दे रहे हैं तब हमें यहाँ पे लिखना है। और सेम हमारा ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, जो क्या कहता है कि जब हमारे इनकम में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो तभी हमें क्या करना है, हमारा जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड यहाँ पे करना है। मैटर नहीं करता है कि हमें कैश कब कलेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे अगर बुक्स में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारा माल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको आप वहाँ पे शो कर दोगे। अगर नहीं आया है तो आप उसको आउटस्टैंडिंग करके शो कर दोगे। अगर एक्स्ट्रा में मिल रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, प्रीपेड करके यहाँ पे शो कर दोगे। अगर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है तो आप बैलेंस शीट के आप किस साइड दिखा दोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दोगे। और अगर आपका प्रीपेड आ रहा है तो आप इसको एसेट साइड में एज एन इनकम शो कर दोगे। तो ये वाला आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहलाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैचिंग विद द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। कि अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है, उससे रिलेटेड रेवेन्यू जिस साल हो रहा है उसी टाइम पे आप क्या करोगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करोगे। मान लीजिए रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया 2022 में और एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, कब कर रहे हो, 2023 में। आपको क्या करना है, जिस साल आपका रेवेन्यू हुआ है उसी साल आपको इसको दिखाना है। अब आउटस्टैंडिंग है अगर तो आप उसको आउटस्टैंडिंग दिखा सकते हो, वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, किसमें दिखा दोगे, लाइबिलिटी साइड में करके दिखा दोगे। अगर पहले से पेमेंट आपको मिल गया है तो आप उसको क्या कर सकते हो, प्रीपेड करके दिखा सकते हो। जैसे कई बार क्या करते हैं हम जैसे इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वो हमारा ड्यू लेट होता है लेकिन हम उसकी पेमेंट हम उसको पहले कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका भी हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे शो करते हैं कि जिस साल हुआ है उसका तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, जो बाकी बच गया है उसको हम प्रीपेड की तरह में शो कर देते हैं। इसी बेस पे एक और चीज़ आती है यहाँ पे, माल के रूप में आप ले सकते हो। जिस दिन स्टॉक आपके यहाँ से डिलीवरी हो चुकी है उसी स्टॉक का आप क्या करोगे, सेम काउंटिंग पीरियड में आप लेखा जोखा कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है ऑब्जेक्टिविटी। इम्पोर्टेंट भी है, कल भी आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि ऑब्जेक्टिविटी कैसी है,
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी का पर्सनल इन्फ्लुएंस उनमें नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें नहीं इंक्लूड होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एज पर रूल होनी चाहिए, जो रूल्स और रेगुलेशन डिसाइडेड हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भेदभाव, कोई पक्षपात इनमें नहीं किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है, ये बेसिकली 4 होती है, ठीक है। इनको हम परिपाटियाँ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास परिपाटी क्या आती है, दिस कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हम इसको बोलते हैं। कंसिस्टेंसी हमने पढ़ा था, वही समरूपता वाला है। तो वही यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि कैसे हमें डाटा रखने हैं। सेम डाटा हमें रखने हैं कि जो हम लास्ट ईयर यूज़ करके आए हैं, जो मेथड हमने लास्ट ईयर यूज़ किया है, जो प्रिंसिपल हमने लास्ट ईयर यूज़ किया है, उसी प्रिंसिपल उसी मेथड को हमें आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में भी यूज़ करना है, जिससे हम क्या कर सकें, हमारा मीनिंगफुल एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें यहाँ पे क्या कहती है कि जो भी हमारे पास डेटा है उनको हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रकट करना है। कोई भी ऐसा डाटा नहीं होना चाहिए जो कि हमारे लिखने से रह जाए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, full disclosure principle refers to that concept that suggests that a business should report all the necessary information, ठीक है। जो भी necessary information है वो आपको financial statement में show करना है, so that the user who are able to read the financial information are in a better position to make important decision regarding the company। ताकि क्या हो सके, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपके यूज़र्स हैं, वो क्या कर सके, उससे एक बेटर डिसीजन यहाँ पे ले सके। जैसे मान लीजिए ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद भी रखने हैं। एक हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी का, आपने नाम सुना होगा। ये क्या होती है, हमारी आकस्मिक देयताएं होती है जिसकी हमें पता नहीं होता कि कब ये अगर हो जाए। जैसे मान लीजिए कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, आपको पता है कि उसके अगेंस्ट आपको 20,000 की लाइबिलिटीज़ होने वाली है। तो आप क्या करोगे, आप इस लाइबिलिटीज़ को एज अ फुट नोट वहाँ पे शो करोगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, फुल डिस्क्लोजर का। जो आपको लॉसेस होने वाले हैं उनको आपको मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो वो आपकी जो ये कन्वेंशन है इसको क्या करेगा, वहाँ यहाँ पे इग्नोर आपका कर दिया जाएगा, ऐसा माना जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे कि हम इसका एग्जांपल एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ का हो गया। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास होते हैं इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट। आपने कभी भी बैलेंस शीट में नोट किया होगा, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा होता है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ऐसा इसके साथ में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पास चाहे कितना भी हो, वो अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो जिस वैल्यू पर वो बिकेगा उसी वैल्यू पर आप उसको कंसीडर करते हो। ऐसे ही एक हमारे पास होता है स्टॉक। तो स्टॉक का जो भी वैल्यूएशन किया जाता है उस तरीके को भी आप यहाँ पे मेंशन करते हो। साथ ही अगर आपके कुछ बैड डेब्ट्स हुए हैं, कुछ डाउटफुल डेब्ट हैं, तो उसको भी आप क्या करते हो, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट, ये सारी चीज़ें आपका किस में आ जाते हैं, फुल डिस्क्लोजर वाली कन्वेंशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो ये हमारे पास क्या कहता है, ये एक्सेप्शन है किसका, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। उसका अपवाद हम इसको कहेंगे कैसे, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग रेफर्स टू दैट ऑल द मटेरियल आइटम शुड बी रिपोर्टेड प्रॉपरली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कहता है कि जो भी मटेरियल आइटम होते हैं, अब मटेरियल आइटम यहाँ पे क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे क्या कहा गया है,
Material item are considered as those item which whose inclusion or exclusion result in significant change in the decision making for the business information, कि जिनमें अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो हमारे बिजनेस की डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट यहाँ पे करने वाला है। अब देखिए कुछ आइटम हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, कुछ आइटम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने मान लिया हमारी जो एसेट्स होती हैं, एसेट्स में हमने क्या मान लिया, हमारी लैंड हो गया, हमारी मशीनरी हो गई, ये हमारे लिए कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको हमें क्या करना होता है, अगर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो एक क्लियर पिक्चर है वो यहाँ पे शो नहीं करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं जिनको अगर हम नहीं भी शो करें या फिर हम कहीं और इंक्लूड कर दें तो इतना ज़्यादा उनका फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम मान लीजिए हम कपड़ा बनाने वाली कोई मशीन है, उसमें एक आइटम है यहाँ पे सुई, जिसको हम बोलते हैं नीडल। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसका जो प्राइस होता है वो कैसा होता है, अदर इक्विपमेंट के कंपैरिजन में बहुत ही मतलब कम होता है। अगर हम इनको ना भी लिखें तो भी ये इतना ज़्यादा कंसीडर वहाँ पे नहीं करता है। जहाँ आप लिख रहे हो 10 करोड़ का सामान, ठीक है, अगर आप लिख रहे हो कहीं पे 10 करोड़ का सामान और उसमें अगर आप 100 रुपए की चीज़ नहीं लिखोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये वही वाली बात है कि अगर ऐसा लगे कि जहाँ पे कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको अगर हम लिखेंगे तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा, एसेट्स मतलब कुछ ज़्यादा वहाँ पे शो हो जाएगा, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये आपका कहता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये कंजर्वेटिज्म वाला, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िवादिता। इसका भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, फ्यूचर लॉस के बारे में ये हमें बताता है। कंजर्वेटिज्म बताता है स्टॉक का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, तो ये वो वाली चीज़ भी यहाँ पे बताता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। In accounting, the convention of conservatism, also known as doctrine of prudence, is a policy anticipating future loss but not future gains. तो ये क्या कहता है हमें कि अगर फ्यूचर में हमें कोई भी लॉस होने वाला है तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, ये क्या बताता है कि अगर फ्यूचर में हमें कोई लॉस होने वाला है तो उसको हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। रूढ़िवादिता हो गई कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम उसको दिखाएंगे, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम उस चीज़ को वहाँ पे शो नहीं करेंगे। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म की, ये वाली बोलती है रूढ़िवादिता की। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी जो फ्यूचर में बिजनेस में कुछ हानि होने वाली है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप कोई इंश्योरेंस कंपनी को आपको किसी को पे करना है, आपको लग रहा है कि हाँ ये अमाउंट मुझे पे करनी पड़ेगी, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। एक इसमें इम्पोर्टेंट आता है स्टॉक का वैल्यूएशन। तो स्टॉक का वैल्यूएशन आप किस वैल्यू पे करते हो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। इसमें आपको क्लियर कर देते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है और आ भी सकता है और आपको याद भी रखना है। जो स्टॉक होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन आपका किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो इन दोनों में से किस पर होता है, विच एवर इज लोअर, यानी कि इन दोनों में से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो कम होता है उस पर हम क्या करते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। और किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि रूढ़िवादिता की जो अवधारणा है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन हम क्या करते हैं,
मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से जो कम होता है उस पर हम क्या करते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पे करते हैं। फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होने वाला है तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे। कोई लायबिलिटी आने वाली है उसको भी हम किसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे, कंजर्वेटिज्म के थ्रू यहाँ पे दिखाएंगे। और भी कुछ अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ डाउटफुल डेब्ट्स हमें दिख रहे हैं, कुछ हमें होने वाला है फ्यूचर में ऐसा लॉस, तो हम उसको भी क्या, कुछ भी अनफेवरेबल अगर बिजनेस के लिए दिख रहा है तो कंजर्वेटिज्म में हम उसको दिखा देंगे। ठीक है, यूजुअली हम एक बात यहाँ पे याद रखनी है, अगर इसको भूल भी जाओ तो एक चीज़ याद रखना कि मान लीजिए आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सारे के सारे क्या कर दोगे, पैंतरे आजमा लोगे। आप जितना भी आप अपने तरफ से कर सकते हो कि आपको रीज़न फाइंड आउट करना है कि लॉस हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसके लिए आप रीज़न फाइंड आउट करने का कोशिश नहीं करते हो कि क्यों हुआ है हमें प्रॉफिट। तो कंजर्वेटिज्म भी यही कहता है कि अगर लॉस हो रहा है तो उसको लिखो, उसको नोट करो, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भूल जाओ। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म हमें ये वाली चीज़ बताता है। तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस खत्म होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इनमें डिफरेंस। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनका लीगल स्टेटस होता है, यानी कि लीगली वैलिड होते हैं। जबकि कन्वेंशन हमारे क्या होते हैं, यूजुअली कस्टम्स पर बेस्ड होते हैं, जर्नल एग्रीमेंट होते हैं, और जो पहले यूज़ किए जा चुके हैं उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या होते हैं, फंडामेंटल अजम्पशंस होते हैं जो कि हमें यूज़ करनी होती है जब हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। कन्वेंशन हम कम यूज़ करते हैं जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, बैलेंस शीट बनानी हो। आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट के फुट नोट में हम अपनी कंजर्वेशन वाली जो कन्वेंशन है उसको यूज़ करते हैं कि इतने का लाइबिलिटी यहाँ पे बचा हुआ है। शो नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन नीचे फुट नोट पे हम यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली अडोप्टेड बाय ऑल बिजनेस, ये सारे के सारे बिजनेस से द्वारा यूज़ किया जाएगा। और नॉट एज इम्पोर्टेंट, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सभी को यूज़ करें। डज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल बाइज, पर्सनल बाइज का यहाँ पे कोई इफेक्ट कर नहीं पड़ता। ये प्रभावित होते हैं कि कोई ये कह दे कि नहीं 5,000 का होने वाला है फ्यूचर में लॉस, कोई कहे नहीं 10,000 का होने वाला है, तो आप क्या करोगे, 5,000 वालों की छोड़ोगे, आप सोचोगे नहीं 10,000 वाले को हम नोट करते हैं, ये लॉस होने की ज़्यादा संभावना है। तो ये हमारा था वीडियो आज का, जो कि बेसिकली किस पे था, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे था। ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, 11 आपके प्रिंसिपल्स और 4 यहाँ पे क्या थी, हमारी कन्वेंशंस थी। प्रिंसिपल्स को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इनको समझा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सके इसके लिए आप इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।